एक लड़का था जिसने 15 लाख एजेंट्स को दिए और उसको यूके का वर्क परमिट मिला। अभी वहाँ पे जाने के बाद पता चला वो कंपनी ही नहीं। 15 लाख गए, अभी 15 लाख दे के आए, एजेंट ने फ़ोन उठाना बंद किया। ये जो एजेंट्स है ना, ये उनके ऑफिस लोकेट करते रहते हैं। 15 लाख मिला एक एजेंट से, एक क्लाइंट से, बस हो गया। इंडियन सिटीजन्स के लिए यूरोपियन वीजाज एंड अदर कंट्री के वीजाज इतने डिफिकल्ट क्यों होते जा रहे हैं? अभी मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। देखो, यूरोप और यूके और बाकी इंग्लिश कंट्री में देखा जाए ना, तो यहाँ पे पढ़ाई थ्योरेटिकल नहीं होती। आपको हफ्ते में 3 बार कॉलेज जाना है, प्रोजेक्ट लिखने हैं, आपका पढ़ाई हो गया, डन। लोग क्या करते हैं, यूके का तो 6 महीने का वीज़ा बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, 1 महीने का ट्रिप डाल देता हूँ। ठीक है, 1 महीने का ट्रिप डालने के लिए आपको 1 महीने का एक्सपेंस भी दिखाना है। वो चीज़ नहीं देखते, बिकॉज 6 महीने का वीज़ा में 6 महीने रहूंगा, 1 महीने का मैंने ट्रिप दिखाया, बट ये पॉसिबल नहीं है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों लोग इंडिया छोड़ रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यूएस और दुबई को इतना अट्रैक्टिव बनाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयेश। आई एम द फाउंडर ऑफ जेम वीज़ा सर्विसेज। Hi friends, my name is Amrita Thakur and I'm co-founder of JM Visa Services. At JM Visa Services, we help students, professionals to achieve their dream of going to abroad in terms of going for education, business or traveling purpose and even a family reunification. हम ऐसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं जिन्होंने हज़ारों वीज़ाज ऑलरेडी किए हुए हैं, राइट फ्रॉम पासपोर्ट एप्लीकेशन टू वीज़ा प्रोसेस, इवन दुबई गोल्डन वीज़ा रूल्स, and we have also faced a fake agent red flags. एक ऐसी इमिग्रेशन फर्म जहाँ पे हमने हजारों वीज़ाज हैंडल किए हैं, पासपोर्ट से लेके टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा तक। ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, फेक एजेंट्स के रेड फ्लैग्स, ये आज के एपिसोड में हम जानेंगे। इंडियन सिटीजन्स के लिए यूरोपियन वीज़ाज एंड अदर कंट्री के वीज़ाज इतने डिफिकल्ट क्यों होते जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में। देखो, अभी आप देखोगे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस यूरोप कंट्री में जाते हैं। पहले तो लास्ट 2024 का हम रिकॉर्ड देखेंगे तो 11 लाख प्लस एप्लीकेशंस यूरोपियन कंट्री में एप्लीकेशंस गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें वीज़ा रिजेक्शन कितना है, अराउंड आप कैलकुलेट करोगे, ये एनडीटीवी का रिपोर्ट है जिसमें 3 लाख प्लस एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे अमाउंट, तो 136 करोड़ वीज़ा फीस यूरोपियन ने सिर्फ डिपॉजिट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ वीज़ा रिजेक्शन। तो देखो कितना वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। इसके रीजंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपके पास पैसा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे पास पैसा है तो मैं वीज़ा मेरा आएगा ही आएगा। एक हम कैलकुलेट करते हैं, सपोज आपका एक एनुअल इनकम है 5 लाख रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, और आपको अभी जाना है फ्रांस घूमने के लिए। तो आप क्या करते हो, अरे अभी फ्रांस में फॉर एग्जाम्पल मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में 5 लाख होने चाहिए। तो और मेरा 7 दिन का ट्रिप है, तो उसमें आप 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए और आपका एनुअल इनकम भी 5 लाख है। तो वीज़ा ऑफिसर क्या देखता है, अगर आप देखोगे वहाँ पे फ्रांस में एक वेटर का सैलरी मंथली 3 लाख रुपीज़ है और आपका यहाँ पे एनुअली 5 लाख रुपीज़ है, तो आपके वापस आने के रीजंस क्या है? देयर इज नो रीजन टू कमिंग बैक टू ओन कंट्री। ठीक है, दूसरी चीज़, आप सिंगल हो और आप कोई भी इंटरनेशनल कंट्री नहीं घूमे हो, तो आपका वीज़ा आने के चांसेस कितने हैं? आपके अकाउंट में जो फंड्स है वो कब से मेंटेन है। अभी आप देखोगे यार मेरा वीज़ा का एप्लीकेशन कल है, मैंने किसी से 5 लाख रुपीज़ लिए और डिपॉजिट किए। ऑफिसर क्या देखेगा, एवरी मंथ आपके अकाउंट में 30,000 रुपीज़ डिपॉजिट हो रहा है जिसमें आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, और वीज़ा के टाइम पे ही आपके अकाउंट में 5 लाख है, तो आपने किसी से फंड्स बोरो किए, उसमें डिपॉजिट किए और आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आप 5 लाख स्पेंड कैसे करोगे? और आप सिंगल हो, आप वापस आने के रीजंस क्या है? देखो, पहली चीज़ तो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। लोग क्या करते हैं, लोग कंट्री में जाते हैं एज ए टूरिस्ट वीज़ा, बिकॉज उनका कैपेसिटी नहीं है स्टडी वीज़ा में जाने का। देखो, हमारे यहाँ पे सैलरी इनकम वेजेस कम है, जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे 20,000 अगर एक ड्राइविंग में कर रहा है, एक ड्राइविंग जॉब में आपको 20,000 मिल रहा है, और वही जाके आप यूरोप जाते हो और आप पकड़ के चलो वहाँ पे आपकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होती है, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास इंटरनेशनल डिग्री नहीं है, आपके पास सही कॉन्टैक्ट्स नहीं है जहाँ पे आप जाके वहाँ पे जॉब ढूंढो। तो इस केस में लोग क्या करते हैं, इस केस में लोग करते हैं कि यार चलो मैं विजिटर वीज़ा लगाता हूँ, वहाँ पे जाके जॉब सर्च करता हूँ, और भले वहाँ पे आपको जॉब नहीं हुई तो लोग इलीगली सेटल होने जाते हैं। तो इलीगली सेटल होते हैं तो फिर कंट्री पे बर्डन आता है, हर कंट्री, फिर आप लीगल काम नहीं करते। तो ये चीज़ों के ये प्रोस्पेक्टस है आपके वीज़ा रिजेक्शन के। देखो, ये पहले तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। देखो, आप डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा आता है,
तो आपके हिसाब से लीगल तरीका कौन सा है एंड क्या डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए एंड कैसे होने चाहिए? देखो, यूरोप में आप जा रहे हो तो पहले तो आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका आईटीआर, आपका आइटनरी, आपका जो आप डमी टिकट्स करते हो, होटल बुकिंग्स करते हो, इसमें तो पहले तो लोग क्या बोलते हैं, यार मेरा तो कंफर्म टिकट है तो मेरा वीज़ा आना ही है। देखो, वीज़ा फीस और जो वीज़ा का एप्लीकेशन आप करते हो ना, उसमें आप प्रॉबली पकड़ के चलो ये 90 यूरोज तो एप्लीकेशन फीस है यूरोप का, अपॉइंटमेंट चार्जेस है, और बाकी आप एजेंट को सर्विस फीस देते हो। ठीक है, अभी लोग क्या करते हैं, आइटनरी बना लिया, पर पहले मुझे 3 महीने पहले टिकट्स तो सस्ता मिल रहा है तो मैंने टिकट बुक कर लिया। अभी टिकट बुक करने के बाद 1 लाख का टिकट जो है नॉन रिफंडेबल, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है तो 1 लाख भी चले गए। इमिग्रेशन के साइट पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आपका टिकट कंफर्म होना ज़रूरी है, बिकॉज वीज़ाज का कोई गारंटी नहीं, आपका वीज़ा रिफ्यूज भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूजल आपका टिकट भी चला गया, तो आप एक प्रॉपर आइटनरी बनाओ जहाँ पे पीएनआर आप होल्ड कर सकते हो। जो बहुत सारे टिकट्स वाले हैं वो आपको दे सकते हैं जिसमें पीएनआर होल्ड होता है। इसके चार्जेस आप प्रोबेबली पकड़ के चलो 1 से 2 हज़ार में आपको डमी टिकट्स मिल जाता है। ठीक है, अभी इसमें एज अ सिंगल, जो मैं सिंगल हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोफाइल आप देखोगे, मैं सिंगल हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, तो मेरे वापस आने के रूट्स क्या है? तो वापस आने के रूट्स में आपको कवर लेटर में मेंशन करना है, मेरा जॉब है, मेरा एनुअल इनकम है, मेरी फैमिली है, और आपका इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप फ्रेश एप्लीकेशन है, आपका सैलरी मंथली पकड़ के, एनुअली पकड़ के चलो 6 लाख रुपए है, और डायरेक्टली आप यूरोप जैसे बड़े कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो ये सेंस नहीं बनता। इमिग्रेशन ऑफिसर बोलेगा ना आप दुबई घूमे हो, ना सिंगापुर घूमे हो, और अचानक से आप यूरोप में आ रहे हो, तो ये आपका पर्पज़ नहीं है वापस जाने का। दूसरी चीज है, अगर आप दुबई जैसे कंट्री में भी आप 10 दिन के लिए जाते हो, तो आपका स्पेंडिंग कैपेसिटी है, आप अराउंड पकड़ के चलो 2 से 3 लाख स्पेंड कर रहे हो वो कंट्री में, तो बट ऑब्वियस आप हमारे कंट्री में भी आके स्पेंड करोगे और वापस जाओगे। तो ये रीजन है। अभी फंडिंग में कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सैलरी आ रहा है मंथली 1 लाख रुपए और मेरा एनुअल इनकम है 12 लाख रुपए। ठीक है, अभी आप 1 लाख सैलरी आपके अकाउंट में आ रहा है मंथली, बट आप क्या करते हो, सेविंग अकाउंट में सेविंग्स नहीं करते आप, चलो म्यूचुअल फंड्स में, आप शेयर मार्केट में डिपॉजिट करे हो, म्यूचुअल फंड्स में डिपॉजिट करते हो, तो उस हिसाब से आपने फंड्स डाल दिए। ठीक है, अभी आपके अकाउंट में होल्डिंग नहीं है, अभी सपोज जनवरी टू मई आपने बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट किया और आप मई में वीजा सबमिट कर रहे हो, और आपके अकाउंट में फंड्स नहीं, आपने क्या किया, अरे मेरे फादर से मैं 5 लाख रुपीज लेता हूँ और वीजा डाल देता हूँ। इसमें ऑफिसर क्या चेक करता है, एवरी मंथ तो 1-1 लाख आ रहे हैं, पर इसमें सेविंग नहीं है, आपने अभी वीजा के टाइम पे ही 5 लाख किसी अदर अकाउंट से ले लिया और अपने वीजा डाला, तो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, अब तो वापस नहीं जाओगे, आप यहाँ पे काम करोगे। अगर आपका वहाँ पे मंथली पैकेज 1 लाख रुपए है और आप यहाँ पे आके कुछ भी काम कर लेते हो, तो आपका मंथली सैलरी तो 3 लाख है, तो देर इज नो वे टू गो बैक टू योर ओन कंट्री। ठीक है, तो ये चीजें बहुत मायने रखता है। तो आप क्या करो, वीजा आपका मई में डालना है तो 3 महीने रुक के थोड़ा फंड्स उसमें सेव कर लो और बाद में डालो। चलो, अभी इसमें पकड़ के चलो आपको बिजनेस वीजा के लिए जाना है और आपके पास टाइम नहीं रुकने के लिए, तो अभी मैं फंड्स कैसे मैनेज करूँ? देखो, यहाँ पे कैसा है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है आप दिखाते हो बिकॉज आपका वहाँ पे सैलरी क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो जनवरी टू मई तक आपका सैलरी आ रहा है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो उसमें सैलरी मेंटेन हो रहा है, तो आपको वो सैलरी बैंक स्टेटमेंट दिखाना ही है। इसके अलावा सपोज आपका ये बैंक स्टेटमेंट है एचडीएफसी बैंक का जिसमें आपका सैलरी क्रेडिट हो रहा है, इसके अलावा आपका एक्सिस बैंक का अकाउंट है। ठीक है, उसका तो आपको स्टेटमेंट देना नहीं बिकॉज आपकी सैलरी एचडीएफसी बैंक में आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सिस बैंक में फंड्स डिपॉजिट कर सकते हो। एक्सिस बैंक में फंड डिपॉजिट करने के बाद उसका एफडी बना सकते हो और उसका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट आप आपके वीजा एप्लीकेशन डालोगे, वीजा ऑफिसर को लगेगा एचडीएफसी बैंक का स्टेटमेंट है जिसमें सैलरी मेंटेन हो रही है, और जो क्लाइंट, जो बंदा है वो उसका सेविंग एक्सिस बैंक में सेव कर रहा है। तो मेरे फंड्स सेविंग है एक्सिस बैंक में, जो मेरे एफडीज है, जो मेरे बैंक बैलेंस सेविंग्स है, बैंक बैलेंस लेटर्स है, जो मैं वीजा के लिए यूटिलाइज करूंगा एट द टाइम ऑफ माई ट्रैवल, और मेरा ये एचडीएफसी बैंक का सैलरी स्टेटमेंट है। तो ऐसे आप कर सकते हो, बिकॉज देखो इमिग्रेशन को भी कुछ रूल्स है, वो आपका आरबीआई थ्रू एक्सेस लेंगे सिर्फ बैंक बैलेंस चेक करने का, स्टेटमेंट चेक करने का एक्सेस नहीं ले सकते। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आप सामने से सैलरी स्टेटमेंट देते हो, बिकॉज आप दिखा रहे हो कि देखो आप ऑफर लेटर बना सकते हो, आप एनओसी बना सकते हो, पर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं बना सकते, आप बैंक से बैंक स्टेटमेंट एडिट करके नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट देते हो टू चेक कि मेरी सैलरी मंथली आ रही है, तो ये सब चीजें कर सकते हो। दूसरी चीज,
आईटीआर, ये बहुत बड़ा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईटीआर, आईटीआर में आपकी सैलरी शो होती है। आईटीआर आप एडिट नहीं कर सकते, आईटीआर आप नहीं बना सकते। जो ऑफिशियली आपके अकाउंट में, आपके जो पैन कार्ड पे जितना भी इनकम आता है, जो आपके आईटीआर में शो होता है, जिसमें आपका आईटीआर का फर्स्ट असेसमेंट पेज रहता है और दूसरा कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम जरूर लगाना। देखो, आप जब भी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जाते हो ना, वो आप सबमिट करते हो वीएफएस थ्रू, दैट इज वीजा फॉरवर्डिंग सर्विसेज, जहाँ पे इंडियन लोग काम करते हैं। उनको एक फॉर्मेट दिया रहते हैं, भाई ये फॉर्मेट से डॉक्यूमेंट्स ले लो और ये डॉक्यूमेंट जाके आगे फॉरवर्ड करो। फिर वो डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट डे इमिग्रेशन को फॉरवर्ड होते हैं, काउंसलेट को फॉरवर्ड होते हैं। फिर काउंसलेट चेक करता है कि ये डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से वो डिसीजन देते हैं। अभी आपने असेसमेंट पेज दिया आईटीआर का, जिसमें 24-25 का असेसमेंट पेज रहेगा, और आपने कॉम्पिटिशन इनकम भी दे दिया। अभी वीएफएस वाले ने वो कॉम्पिटिशन पेज निकाल दिया, तो कैसे पता चलेगा आपके अकाउंट में कौन से फंड्स आ रहे हैं? जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड से इनकम आ रहा है, आप देखोगे शेयर मार्केट्स के इनकम आ रहा है, तो वो चीज़ दिखने बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यूके का। जो मेरे पास एक वीज़ा एप्लीकेशन था, जो एक मैनेजर लेवल पे एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इनका मंथली इनकम है 5 लाख रुपीज़। अभी उनका वीज़ा रिजेक्शन आया यूके का। उनकी डॉटर रहती है यूके में, तो उनका वीज़ा रिजेक्शन क्यों आया? वीज़ा रिजेक्शन आने का रीज़न क्या है? पहले तो उनके अकाउंट में सैलरी आ रही थी मंथली, बट उनके इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी अकाउंट में इनकम्स आ रहे हैं। तो ऑफिसर बोला कि 5 लाख तो सैलरी आ रही है मंथली, पर अदर देन इनकम्स आ रहे हैं जिनका उन्होंने प्रूफ ही नहीं लगाया। जैसे कि शेयर मार्केट से फंड्स आ रहे हैं, कभी 1 लाख आ रहे हैं, कभी म्यूचुअल फंड से 2 लाख आ रहे हैं, कोई पॉलिसी है उनके फंड्स आ रहे हैं। वीजा रिजेक्शन में क्लियरली मेंशन था कि ये अदर देन सैलरी आपके अकाउंट में अनवांटेड फंड्स आ रहे हैं, जिससे मुझे पता नहीं चल रहा कि आपका स्टेबिलिटी है इंडिया में। तो नेक्स्ट टाइम हमने रीअप्लाई किया तो हमने क्या दिखाया? हमने एक अच्छा सा कवर लेटर लिखा, जिसमें उनके कहाँ कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड से फंड्स आ रहे हैं, उनके रिसिप्ट लगाए, शेयर मार्केट्स विड्रॉल किए थे, उनके रिसिप्ट लगाए। तो ऑफिसर को पता चला कि नहीं, ये इनके सैलरी अकाउंट है और इनका ये अदर फंड्स आ रहे जो जस्टिफाई हो रहे, उनका वीजा आ गया। तो ऐसे चीजें हैं, आपको समझना है क्या करना है क्या नहीं, क्या ड्रॉबैक्स है, वो आपको पता करना बहुत जरूरी है। According to you, what is the difference between UK visa and Europe visa? देखो, पहले तो यूके और यूरोप एक ही पार्ट था। बाद में वो यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर चला गया, तो अभी उनके रूल्स अलग है, शेंगेन के रूल्स अलग है। पहले तो यूके में आप देखोगे, यूके वीज़ा में आप आयरलैंड जा सकते हो, ऑलमोस्ट आप 80 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूके वीज़ा। तो यूके वीज़ा भी इतना स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसके लिए आपका इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देखो, पहले तो आप पकड़ के चलो टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, ये 2 अलग अलग क्राइटेरिया। टूरिस्ट वीज़ा यानी आप प्योरली ट्रैवल के पर्पज से जाते हो, तो उस केस में आपका ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत मैटर करता है। आप डायरेक्टली बड़ी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो ये आप क्यों कर रहे हो, वो क्वेश्चन वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी चीज़ है, आप फैमिली विजिट है, ये विजिट वीज़ा बोलते हैं। जैसे कि मेरी फैमिली है, मेरी डॉटर है, मेरी सिस्टर है, मेरी मदर है, जो यूके में रहते हैं और मैं इंडिया में रहता हूँ, तो ये फैमिली विजिट में ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करता, क्योंकि अब पर्पज है आपका फैमिली विजिट का। तो इसमें फंडिंग मैटर करता है। अभी देखो, मैं सिंगल हूँ और मैं यहाँ पे अर्निंग करता हूँ और मेरी मदर वहाँ पे रहती है। अभी मदर बोलेगी यार मैं इसको स्पॉन्सर करती हूँ, स्पॉन्सर में क्या है, मैं पूरा इसका खर्चा करूंगी, तो इसका वीजा आ जाएगा। आप हमें कोई यूके वीजा का एग्जाम्पल दे सकते हो? यस, डेफिनेटली। देखो, पहली चीज़ तो सपोज एक स्टूडेंट है जहाँ पे यूके में पढ़ता है। अभी यूके में पता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। अभी स्टूडेंट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में फुल टाइम काम कर रहा है, ठीक है। अभी उसमें देखोगे आप कि अभी उसको सिस्टर को कॉन्वोकेशन के लिए बुलाना है, तो वो क्या करेगा? अभी चलो मैं एनुअली आप पकड़ के चलो मैं 40 लाख कमा रहा हूँ एज अ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में। अभी मैं सिस्टर को स्पॉन्सर करूंगा और सिस्टर को स्पॉन्सर करके यहाँ पे बुलाऊंगा कॉन्वोकेशन के लिए। तो उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, जिसमें वो इनवाइटी लेटर देगा इमिग्रेशन ऑफिसर को कि मैं मेरी सिस्टर को इनवाइट कर रहा हूँ, और उसका पूरा खर्चा, बिकॉज यहाँ पे मैं खुद का घर है लिया हुआ है रेंटेड पे, जिसमें वो मेरे पास आएगी, अकोमोडेशन में कर लूंगा, उसका फूड का एक्सपेंस में कर लूंगा, उस हिसाब से वो वीज़ा डाल देते हैं। पर ये वीज़ा 100% रिफ्यूज़ होगा। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिस्टर वहाँ पे काम कर रही है, सिस्टर पहले तो सिंगल है, ठीक है, और वहाँ पे वो काम कर रही है, उसका एनुअल पैकेज पकड़ के चलो हम लोग 8 लाख रुपीज़ है। अभी अगर मैं उसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ,
तो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। अगर मैं पूरा स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो इंडिया में उसका कुछ काम नहीं है, तो वो वापस क्यों जाएगी? अगर वो यहाँ पे मैं उसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं दिख रही है। स्पॉन्सर किस हिसाब से होता है? अगर देखो, आपको स्पॉन्सर दो ही लोग कर सकते हैं, मदर एंड फादर। अनलेस एंड अनटिल आपका ऑक्यूपेशन इंडिया में नहीं है, आपका स्टेबल इनकम नहीं है, स्टेबल रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, उसी चीज में मदर एंड फादर ही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। एज अ ब्रदर मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, बट आपके वापस जाने के रूट्स क्या है? तो उस केस में स्पॉन्सर नहीं होता। कहीं पे भी इनवाइटी में मेंशन मत करो, वीजा फॉर्म में मेंशन मत करो कि मैं मेरी सिस्टर को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैं मेरे ब्रदर को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। अगर उसका एज एजुकेशन के बाद का एजुकेशन कंप्लीट हुआ है और उसका एज जॉब वाला है, तो वो स्पॉन्सर नहीं हो सकता। ईदर उसका सैलरी स्टेटमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है तो ही उसका वीज़ा आएगा। कहीं पे भी इनवाइटी लेटर में मेंशन नहीं करना है कि मैं स्पॉन्सर करूंगा मेरे ब्रदर एंड सिस्टर को, वीज़ा आपका रिफ्यूज होना ही होना है। पेरेंट्स को स्पॉन्सर दिखा सकते हैं? पेरेंट्स को स्पॉन्सर दिखा सकते हैं, बट अगर जो स्टूडेंट है वहाँ पे उसकी सिस्टर और ब्रदर है, वो वहाँ पे एज ए स्टूडेंट है, उस केस में आप स्पॉन्सर दिखा सकते हो। बट अगर वो जॉब कर रहा है तो पेरेंट्स को स्पॉन्सर दिखाओ, बस पार्शियल स्पॉन्सर दिखाओ। पार्शियल स्पॉन्सर में क्या होता है, अभी मेरी सैलरी है 25,000, जिसमें मैं मेरा खुद का खर्चा कर सकता हूँ, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपीज है। इवन दो अगर मुझे एक्स्ट्रा फंडिंग की जरूरत है तो मेरे फादर एंड मदर स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके आईटीआर दगा दो जिसमें आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखाएगा कि मेरे आईटीआर तो 5 लाख के है, पर मेरे फादर के आईटीआर 10 लाख के है, 6 लाख के है। मेरे पास रीजन है कमिंग बैक टू ओन कंट्री बिकॉज मेरी फैमिली है। देखो, इसमें एक पहली चीज मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप सपोज आप इंडिया की बात पकड़ लो। अभी मेरा एक मुंबई में घर है और मेरा एक गांव में घर है, ठीक है। अभी मैं गांव में घर है, मैं 1 साल नहीं जा रहा, 2 साल नहीं जा रहा, पर मेरा गांव में घर है। बट तो ईयरली में एक बार तो वहां पे विजिट करूंगा, भले मेरा इंडिया में स्टेबल है। तो अगर आपका इंडिया में घर है, इंडिया में फैमिली है, तो आप आज ना कल आप इंडिया तो जरूर जाओगे। तो ये आपके रूट्स है इंडिया जाने के। दूसरी चीज, लोग क्या करते हैं, यूके का तो 6 महीने का वीजा बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, मैं 1 महीने का एक्सपेंस डाल देता हूँ। अभी 1 महीने का ट्रिप डाल देता हूँ, ठीक है। 1 महीने का ट्रिप डालने के लिए आपको 1 महीने का एक्सपेंस भी दिखाना है। वो चीज़ नहीं देखते, बिकॉज 6 महीने का वीजा में 6 महीने रहूंगा, 1 महीने का मैंने ट्रिप दिखाया, बट ये पॉसिबल नहीं है। देखो, यूके में आप अगर लंदन जैसे सिटी को पकड़ते हो, एक्सपेंस मंथली देखो, जैसे कि अमृता आपको पता है, आप यूके में रहे हो, यूके में आपने एजुकेशन किया है, यूके में आपने मास्टर्स किया है, तो आपको पता है मंथली एक्सपेंस कितना होता है। अगर आप देखोगे, एक हफ्ते का एक्सपेंस मेरा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलो 1,000 पाउंड, जो कि 1 लाख बनता है, और मेरे अकाउंट में 1 लाख है और मैंने वीज़ा डाल दिया। ऑफिसर लगेगा आपको बाय डिफॉल्ट 6 महीने का वीज़ा मिल रहा है, अगर आप आपका स्टे एक्सटेंड कर रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा फंडिंग कहाँ पे है? और आप 1 महीने का एक्सपेंस डाल रहे हो, 1 महीना आपको लीव मिल रहा है कि नहीं ऑफिस से, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो वो कैसे पता चलेगा? तो कभी भी 1 महीने का एक्सपेंस नहीं करना है, 1 महीने का ट्रिप नहीं दिखाना है। अगर आप यूके एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप 7 से 10 दिन का ट्रिप दिखा दो। 7 से 10 दिन के ट्रिप में आपका 1 लाख खर्चा और आपके अकाउंट में 5 लाख है। वीजा आने के बाद आप 1 महीना रहो, वीजा आने के बाद आप 6 महीना रहो, इट डजेंट मैटर। मैक्सिमम 6 मंथ का वीजा बाय डिफॉल्ट उनको मिलता ही है मल्टीपल डेफिनेटली, एंट्री का। तो डेफिनेटली। कितने दिन तक रुकना चाहिए एज पर योर सजेशन? देखो, जैसे कि आपका वीज़ा स्टार्ट हो रहा है जनवरी से और आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है जून में, मेरे हिसाब से मोर देन 5 मंथ्स आप नहीं रहना चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने मेरा पहला यूके का वीज़ा लगाया था, मैं पहले यूके के वीज़ा में जैसे कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है, मैंने पहले ट्रिप में 15 डेज रहा था, नेक्स्ट ट्रिप में मैंने 1 महीना रहा था। बिकॉज मेरे ऑफिशियल मीटिंग्स थे यूनिवर्सिटी के साथ, इमिग्रेशन लॉयर के साथ, सोलिसिटर के साथ, दैट इज़ द रीज़न मैं थोड़ा स्टे ज़्यादा किया था। तो यहाँ पे मेरे एग्जिट एंट्री हुए थे। अभी आई एम हैविंग 10 years ऑफ मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, कंटिन्यूसली 6 महीना मत रहो। यहाँ पे क्या होता है, देखो, जैसे कि किसी का एक मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा है जहाँ पे स्टडी करता है, वो अब उनके फैमिली का एकलौता बच्चा है जहाँ पे वो यूके में रहता है। अभी उसकी मदर को लगता है कि यार मेरे बच्चे के पास मुझे कंटिन्यूसली जाना है, ठीक है। तो वो मुझे बोलती है कि सर अभी मेरा 6 महीने का वीज़ा है, मैं 6 महीना रहती हूँ और उसके बाद मैं फिर से इंडिया आती हूँ, फिर से वीज़ा एप्लीकेशन करती हूँ। तो मैंने उनको क्या करके दिया, मैंने उनको यूके का वीज़ा करके दिया 5 साल का।
ठीक है, अभी 5 साल का वीज़ा क्या है, वो बार बार 6 महीना इंडिया आके एग्जिट कर रहे थे। मैंने उनको यूरोप का, फ्रांस का वीज़ा करके दिया। जैसे उनके 5 महीने खत्म हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं यूरोप। यूरोप जाके वो एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करके फिर से वो अपने बच्चे के पास अराउंड 8 महीना अच्छे से रहते हैं, फिर इंडिया आते हैं, फिर से वो 8 महीने का प्लान करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनको यूरोप वीज़ा ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं मिलता, बिकॉज यूरोप आपको ज़्यादा ड्यूरेशन का वीज़ा नहीं देते अनलेस एंड अनटिल आपका एक ही कंट्री में बार बार ट्रैवल है। We'll come to that point as well. Now that we are talking about UK visa, तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट वीजाज भी किए हैं। राइट, स्टूडेंट वीजाज में भी रिजेक्शन आते हैं। What can be डेफिनेटली। reason for that? देखो पहले तो क्या है, अभी बहुत सारे कंसल्टेंसी है, आप पकड़ के चलो बहुत सारे कंसल्टेंसी इंडिया में। देखो मेरी पहली एडवाइस क्या रहेगी, देखो मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता बहुत सारे कंसल्टेंसी का, बिकॉज बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंसी जहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं और स्टूडेंट जाने के बाद एडवाइस लेते हैं कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। देखो पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप आपके लाइफ का प्लान क्या है। स्टूडेंट अभी आप सपोज लोनावाला घूमने जाते हो और आप क्या करते हो, यार मेरा आइटनरी बनाता हूँ, मैं होटल बुक करूंगा, यहाँ पे मैं आज स्टे करूंगा, कल हम यहाँ पे ये पॉइंट, मैं टाइगर पॉइंट घूमने जाऊंगा। प्रॉपर आप 2 दिन का आइटनरी बनाते हो। पर आप स्टडी के लिए बाहर जाते हो तो आपके पास प्लान क्या है? देर इज नो प्लान, बिकॉज स्टूडेंट, हाँ मुझे कंसल्टेंसी ने बता दिया कि ये कोर्स है आपके लिए अच्छा है। आपने कभी सोचा है, स्टूडेंट कभी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं? अगर मैंने एक इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स लिया है और आगे जाके मुझे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में किस हिसाब से जॉब मिलने वाले, कौन से टाइप्स के जॉब मिलने वाले, नहीं करते। कंसल्टेंसी में जब भी आप एडवाइस करने जाते हो, आपका जो काउंसलर है, जो आपका एडवाइजर है, आपने कभी उसको पूछा आपने इंडिया छोड़ के कभी ट्रैवल किया है? नहीं किया। वो आपको, अगर बंदा इंडिया छोड़ के कभी ट्रैवल नहीं किया है, कभी इंटरनेशनली डिग्री नहीं है उसके पास, वो आपको एडवाइस करेगा कि मुझे बाहर जाके कौन सी डिग्री लेनी है, बाहर जाके मैं कौन सा जॉब करने वाला हूँ। वो कभी जाके यूके में पार्ट टाइम जॉब नहीं किया, वो आपको एडवाइस कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता है एडवाइस। मेरे पास अभी एक ही रिसेंटली मेरे पास एक एडवाइस है, एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। एक फैमिली है, मैरिड कपल है, उनको कोई कंसल्टेंसी ने बता दिया कि आप वीजा में सिंगल डाल दो, बिकॉज आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, आप मैरिड नहीं डाल सकते। बंदा यूके में है और आप उसकी बीबी को वीजा ही नहीं मिल रहा, बिकॉज उसके एजेंट ने उसको मैरिड दिखा दिया। मिसकम्युनिकेशन हो गया। वीजा ऑफिसर बोल रहे बंदा आते समय तो सिंगल आ गया, अभी उसकी बीबी कहाँ से आ गई? आप गेस करो, उसकी बीबी मैरिड डाल दिया वीजा में। अभी वो केस मेरे पास आ गया, उसको कैसे जस्टिफाई करूं? अभी पहले तो उनका मैरिज डेट, तो वो उसका स्टडीज का जो वीजा एप्लीकेशन था, उसने उसका मैरिज का डेट तो 2023 का है और अब ये रिसेंटली 24 में गया है। वीजा में प्रॉब्लम हो सकता है। ये आप एडवाइस लेते हो वीजा के लिए किसी और से, स्टडी के लिए, और वीजा लगाने के लिए टूरिस्ट के लिए जाते हो कोई ट्रैवल एजेंसी में। ट्रैवल एजेंसी को पता नहीं स्टडी में क्या डॉक्यूमेंट्स डाले थे, और टूरिज्म वालों को पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डालने। तो ये छोटी छोटी चीज बहुत मायने रखती है, बहुत। आप प्लान बनाओ, डेफिनेटली। आप प्लान नहीं बनाते हो, आपका करियर खराब हो सकता है। मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जिनको 5-5 साल यूके ने बैन किया है। मुझे एक आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि लाइक जस्ट इतने सारे वीजाज Yes, आते हैं आपके पास, तो कोई स्टूडेंट रिफ्यूजल का केस आपके पास आया हो एंड देन आपने उसको सक्सेस किया हो? राइट, देखो अभी क्या है, बहुत सारे मार्केट में कंसल्टेंसी है, मैंने आपको पहले बताया। स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी बहुत टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें एजेंसी के साथ टाइप नहीं रहता। अभी ये टाइप का आया है तो मैं टाइप का बता देता हूँ। एजेंसी के साथ टाइप होना मतलब क्या होना? देखो अभी आप फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो, कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें एजेंसी को 2 लाख का कमीशन मिल रहा है, ठीक है। और वही दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा जाते नहीं, पर वो यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, एजेंट्स को कमीशन देते 3 लाख। एजेंट को सेलिंग पॉइंट है, भाई मुझे यही यूनिवर्सिटी प्रमोट करनी है जिसमें मुझे कमीशन ज़्यादा आता है। तो स्टूडेंट एजेंसी के पास जाता नहीं, बिकॉज उसको वो यूनिवर्सिटी चाहिए नहीं। तो स्टूडेंट क्या करता है, अपना यूनिवर्सिटी में गया, एप्लीकेशन किया, कैश एप्लीकेशन किया, IELTS डाला, कैश में फंडिंग डॉक्यूमेंट्स डाले। अभी वीज़ा का टाइम आता है। यूके में फंडिंग के लिए आपके पास अगर आपके खुद के ओन फंड्स है तो 28 डेज फंड्स मेंटेन करने हैं। अभी स्टूडेंट ने वीज़ा एप्लीकेशन डाला और कोई इमरजेंसी में स्टूडेंट ने फंड्स विड्रॉ कर लिए, 5 लाख रुपए का टिकट बुक कर लिया, शॉपिंग कर लिए, उस केस में रिफ्यूजल आ जाता है। तो ये स्टूडेंट को पता ही नहीं, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो उसको वो चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए, पता होती नहीं है। तो वैसे चीज़ें हैं। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को भेजा है तो वो आपके टच में भी रहेंगे।
What are the possibilities of getting part-time job in the country? देखो कैसा है, पहली चीज़ तो सपोज़ मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, आईटी बैकग्राउंड से हो, तो मैंने कंप्यूटर साइंस का स्टडी मास्टर्स के लिए यूके में गया। अभी पार्ट टाइम जॉब आपको कंप्यूटर साइंस में तो नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स देखो, स्किल्स क्या है? मार्केटिंग स्किल्स, ब्लू कॉलर जॉब्स है। आपको इनिशियली आपको ब्लू कॉलर जॉब मिले। ब्लू कॉलर जॉब क्या है? आपको जैसे कि कैफेटेरिया में जॉब किया, आपने मैकडॉनल्ड्स में काम किया, आपने कोई कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी बरिस्टा का कॉफ़ी बनाने के कैसे बनाने वो चीज़ें, बिलिंग काउंटर पे आपने जॉब कर देख लिए कि मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ पे आप बिलिंग काउंटर पे काम करोगे, एच&एम में आप काम करोगे एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो ये स्किल्स तो आपके पास कभी इंडिया में थे ही नहीं। अभी आप जाके वहाँ पे कॉफ़ी कैसे बनाओगे? तो स्किल्स नहीं तो पार्ट टाइम जॉब कैसे? तो स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूँ, जाने के पहले स्किल्स डेवलप करो। हार्डली आप देखोगे अभी यहाँ पे विरार और नालासोपारा में एक कंसल्टेंसी है जो एक कॉफ़ी बरिस्टा है, बार टेंडिंग के कोर्सेस, एक-एक 2-2 हफ्ते के कोर्स है, वहाँ पे आप जाके देख लो। मैं उनका लिंक डाल दूँगा, सीएलसी है। तो ये पार्ट टाइम जॉब के लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है जो 2023 में यूके में गई है, ठीक है? उसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा, उसने फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स लिया है मास्टर्स का। अभी वो हर जगह गई, स्किल्स नहीं है, कोई उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहा। 300 से ज़्यादा पार्ट टाइम के लिए उसने सीवीज़ डाले। मुझे आई, मैं बोला सर आपको मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई, मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा। मैं बोला कि आप इंडिया में करते क्या थे? पहली चीज़। तो इंडिया में कोई जॉब ही नहीं किया, पर मैं घर से ना केक और पेस्ट्री बनाती थी। तो मैंने उसको बोला कि आपने कोई बेकरीज़, पेस्ट्रीज़ शॉप में ट्राई किया पार्ट टाइम जॉब ढूँढने के लिए? बोलते नहीं सर उसमें कैसे? उसमें तो सर्टिफ़िकेट लगेगा क्योंकि मेरे पास केक बनाने आता है। बोला नहीं, देखो फॉरेन कंट्री में कैसा है, इफ यू हैव अ स्किल्स डेफिनिटली यू विल गेट अ जॉब। तो वो गई एक शॉप में, बेकरी शॉप में, और उसको ओनर ने बोला कि मुझे पेस्ट्री बना के दिखाओ। उसने पेस्ट्री बना के दिखाया, शी हायर्ड, उसको जॉब मिल गई। तो उसने सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसने आपकी स्किल्स देखे। तो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम पार्ट टाइम जॉब नहीं करते इंडिया में, बिकॉज़ हमें लगता है नहीं ये जॉब अच्छा नहीं है, मैं ये यहाँ पे कैसे जॉब करूँगी, मैं होटल में कैसे जॉब करेंगे एज़ अ वेटर। बट वहीं पे आप जाके करते हो बिकॉज़ उसमें पैसा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप जाके वो जॉब करते, बट उसके स्किल्स नहीं है। वेटर में भी देखोगे आप कैसे ऑर्डर लेना है, कैसे सर्व करना है, ये बेसिक नॉलेज पार्ट टाइम के लिए होना बहुत ज़रूरी है। Can you list some companies जहाँ पे part-time jobs करते हैं student? यूके में? यूके में देखोगे जैसे कि एच&एम है, प्राइमार्क है, कोई शॉप्स है, जैसे कि आपको मेरे से ज़्यादा बेटर नॉलेज रहेगा बिकॉज़ आप यूके में रहे हो। बिकॉज़ मैं यूके में ज़्यादातर 1 महीना 2 महीने से ज़्यादा नहीं जाता, बट बहुत सारे हैं, जैसे पंजाबी होटल्स है, गुजराती होटल्स है, जहाँ पे आप जा सकते हो। कम्युनिटी टू कम्युनिटी है, जहाँ पे आप जाके इंटरव्यूज़ दे सकते हो। Now that we are done with UK, हम शेंगन का डिस्कस करते हैं। शेंगन में 27 कंट्रीज है। मैं कोई भी कंट्री में वीज़ा डाल दूंगी तो वीज़ा आ जाएगा? नहीं, ये एक मिथ है। देखो पहले तो आपका जो वीज़ा है वो शेंगेन वीज़ा है, ठीक है? शेंगेन वीज़ा में आपको 26 टू 29 कंट्रीज़ का एक्सेस है जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। बट वही आपने पहले ही आपका ट्रैवल हिस्ट्री दुबई, सिंगापुर का आपने डायरेक्टली डाल दिया पोर्चुगल और इटली का वीज़ा, और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अरे मेरे तो फंड्स अच्छे थे, मेरे सब अच्छे। देखो हर एक कंट्री का कोटा अलग है। सबसे ज़्यादा फ्रांस वीज़ा इश्यू करता है इंडियंस लोगों के लिए। वही आपने इटली का कोटा देखोगे बहुत कम है, बिकॉज़ एरिया वाइज़ और कोटा वाइज़ वीज़ा इश्यू होते हैं। आप देखोगे अगर लास्ट आप रिकॉर्ड देखोगे 2025 का, तो फ्रांस के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ल जा कम है एज़ कंपेयर टू इटली। देखो एवरी 6 एप्लीकेशन में 1 एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होता है। आप पकड़ के चलो, अभी देखो फ्रांस में वीज़ा अप्रूवल ज़्यादा है, फंडिंग कम डालोगे तो आ जाएगा, वही आप इटली डालोगे तो वीज़ा अप्रूवल कम है, वही आप पोर्चुगल डालोगे वीज़ा अप्रूवल कम है, वही आप पोलैंड डालोगे वीज़ा अप्रूवल कम है। देखो अभी आप देखोगे डेट्स भी नहीं मिलते, तो यहाँ पे जहाँ पे डेट्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ल ज़्यादा है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो। क्योंकि इमिग्रेशन नहीं चाहता कि इतने लोग मेरे पास नहीं आए। उनका भी एक सिस्टम है, उनका उतना ही कोटा लेना है, उतने ही लोग लेने हैं ट्रैवल करने के लिए। और जब हम बात करते हैं अप्रूवल रेट्स का, जैसे हम्म आपने बताया कुछ कंट्रीज अप्रूवल ज़्यादा देती है, कुछ कम देती है। हम्म एक क्वेरीज ये भी लेकर आते हैं लोग कि मुझे 1 मंथ का वीज़ा चाहिए, मल्टीपल एंट्री वीज़ा ही चाहिए, मुझे इतने दिन रुकना ही है। राइट राइट। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो पहली चीज़, वीज़ा का जो डिसीजन है और वीज़ा का जो ड्यूरेशन है, वीज़ा का जो आइटरनरी है, उस बेस पे आपको वीज़ा नहीं मिलता ड्यूरेशन का। वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है कि मुझे आपको 1 महीने का वीज़ा देना है, कि मुझे आपको 6 महीने का वीज़ा देना है, कि मुझे आपको 5 साल का वीज़ा देना है।
ये वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है। अगर आपने 5 दिन का ट्रिप डाला है तो आपको 15 दिन का भी वीज़ा मिल सकता है, आपको 90 डेज़ का भी मिल सकता है वीज़ा। तो इट डिपेंड्स करता है वीज़ा का ऑफिसर पे। And what about the single and multiple entry? सिंगल मल्टीपल एंट्री भी वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है। वो आप उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि मैंने आइटरनरी अच्छा लिखा है कि मुझे आपको वीज़ा इतने का ही आएगा। बट आप क्या सजेस्ट करते हो कि पहली बार में सपोज सिंगल एंट्री मिल गया तो क्या फ्यूचर में मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलने के चांसेस कितने हैं और कैसे हैं? चांसेस है इसमें, देखोगे आप सेम कंट्री से एप्लीकेशन करोगे तो मिल सकता है, नहीं तो अभी आपने फ्रांस डाला वो सिंगल एंट्री मिल गया, अभी आप डाल रहे हो स्विट्जरलैंड तो आपको मे भी आपको सिंगल एंट्री ही मिल सकता है। देयर आर हाई चांसेस यू विल गेट अ सिंगल एंट्री वीज़ा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंटेशंस, बहुत ही कम डिफरेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट यूके के डॉक्यूमेंट्स एंड शेंगन के डॉक्यूमेंट्स। आई गेस एक ही डॉक्यूमेंट का नहीं डिफरेंस है, नहीं दैट इज डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है डॉक्यूमेंट्स में। देखो आप इसमें यूके के डॉक्यूमेंट्स में ना आपका वीज़ा स्टार्ट डेट अलग रहता है, बट आप यूरोप के डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट देखोगे ना तो उसमें ना हर एक कंट्री के डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। यूके में आपको ट्रैवल आइटरनरी और आपको डमी टिकट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैटर करता है बिकॉज आपका जो वीज़ा स्टार्ट डेट होता है वो एयर टिकट जो डमी टिकट आप डालते हो, आपका होटल बुकिंग और आपका आइटरनरी पे जो और वीज़ा पे जो ट्रैवल डेट डालते हो उसी डेट से आपका वीज़ा स्टार्ट होता है। और आपका सपोज आपने ट्रैवल डेट डाला, मेरा 15 का ट्रैवल डेट है 15 मई का, और आपको वीज़ा मिलेगा सपोज 12 मई से, और आपका जो वीज़ा एंड डेट है वो डिपेंड्स करता है आपने जो आइटरनरी डाला है उस हिसाब से, जो आपने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं। ओके। तो ये चीज़ें हैं। और जो आई गेस मैंने सुना है कि हर शेंगन कंट्री के डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट भी अलग हैं। यस यस डेफिनेटली। इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस आएगा, ट्रैवल इंश्योरेंस आर मैंडेटरी। ठीक है, आप कौन सा कितने अमाउंट का ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो, वही आप पोर्चुगल देखोगे, वही आप क्रोशिया देखोगे, अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका अलग होता है, उसमें कहीं पे अलग डॉक्यूमेंट्स आएंगे। देखो पहले क्या करते हैं ये लोग ना, ऑनलाइन आप होटल आइटरनरी बुक करते हो बट आपको पता नहीं वो ऑफिशियल सिटी है कि नहीं। अभी आप देखोगे महाराष्ट्र में मुंबई सिटी में ज़्यादा टूरिज्म है, पकड़ के चलो। वही आप फ्रांस में डालोगे पेरिस, पेरिस में बहुत जगह घूमने के लिए, वही आप पेरिस के अलावा कोई अदर सिटीज़ डालते हो तो वहाँ पे आप 15 दिन रहते हो, वहाँ पे घूमने को कोई स्पॉट्स ही नहीं है तो वो सेंस बनता नहीं है वहाँ पे डालने का। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप यूट्यूब पे जाते हो और देखते हो अरे ये चीज़ें हैं डालोगे, नहीं। हमेशा वीज़ा करने के लिए एक्सपर्ट का सलाह लेना बहुत मैटर करता है। खुद ऑनलाइन देखोगे लोग चैट जीपीटी पे डालते हैं, चैट जीपीटी एक सब कंबाइन लेके आता है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। हाँ, आप चैट जीपीटी का हेल्प लो बट वो इतना वर्थ है कि नहीं कि इतने डॉक्यूमेंट्स डाल के मुझे वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है, वैसे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन शेंगन में जो इतने भी कंट्रीज आती हैं उसमें कुछ कंट्रीज में ज्यूरिस्डिक्शन भी है। हाँ डेफिनेटली। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, व्हाट Definitely. यू वांट टू टेल जैसे अबाउट कि दैट? जर्मनी देखोगे, जर्मनी में आपका मुंबई ज्यूरिस्डिक्शन यानी महाराष्ट्र इशू पासपोर्ट है तो ही आप मुंबई में सबमिट कर सकते हो। वही आप दिल्ली में जाओगे तो आपका एप्लीकेशन लेंगे नहीं वो, बिकॉज उन्हें ज्यूरिस्डिक्शन निकाला है। जिसका रीज़न बता दो, देखो हर एक स्टेट का हमारा पॉपुलेशन भी काउंट किया जाता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, महाराष्ट्र इशू पासपोर्ट हमारे अदर स्टेट से रैंकिंग में 1 नंबर है। बट बोले ये तो इंडिया का पासपोर्ट है, रैंकिंग तो एक ही रहेगा, नहीं। आप महाराष्ट्र इशू पासपोर्ट में सिंगापुर वीज़ा डालोगे ना तो आपको 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा बाय डिफॉल्ट मिलना ही मिलना है। वही आप गुजरात इशू पासपोर्ट डालोगे तो आपको 3 महीने का भी वीज़ा मिल सकता है और मे बी आपका वीज़ा रिफ्यूज भी हो सकता है। तो ये सिनेरियो क्यों है? बिकॉज महाराष्ट्र में मुंबई इज अ बिजनेस हब, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लोग रहते हैं, उस हिसाब से वीज़ा इश्यूज का मैटर करता है। अभी हम बात करेंगे यूएई के रिगार्डिंग। सो काफ़ी सारे लोग जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे एंड देन वर्क वीज़ा कन्वर्ट करते हैं इन यूएई, राइट। तो उसके बारे में आपको क्या बताना है? देखो पहले तो यूएई वीज़ा जो है, इंडिया में कोई भी ऑफिशियल एजेंट नहीं है जो यूएई वीज़ा करता है। देखो आप मेक माई ट्रिप देख लो, आप ऑनलाइन जाके वीज़ा करते हो उसमें यूएई का। मेक माई ट्रिप खुद इशू नहीं करती वीज़ा। यहाँ पे कैसा है, यूएई वीज़ा के लिए यूएई के जो शेख लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं जिन्होंने कोटा लिया रहता है वीज़ा का, और वो कोटा जैसे कि 3000 में उनको वीज़ा पड़ रहा है तो वो इंडिया में एक सब एजेंट होता है जिससे वो वीज़ा खरीदते हैं। और सपोज अभी एक एक क्लाइंट ने सपोज वीज़ा ले लिया, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा 30 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा होता है, 60 डेज़ का होता है जिसमें मल्टीपल सिंगल एंट्री आ जाता है। अभी आप वो जो वीज़ा है उस पर बंदा जाके काम करना स्टार्ट कर लेता है। अभी उसका 30 डेज़ का जो ड्यूरेशन का वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया,
उसको नेक्स्ट दिन से फर्स्ट डे से उसको पेनल्टी लगना स्टार्ट होता है। अभी ये पेनल्टी $50 के ऊपर भी रह सकता है पर डे। अभी जिससे वो वीज़ा इशू किया है वो गवर्नमेंट उसको पेनल्टी लगाएगी, और जिसने इंडिया से वीज़ा किया है उसको पेनल्टी लगना है। अराउंड आप पकड़ के चलो महीने का 75,000 प्लस पेनल्टी लगता है, जो अभी सिंगल लोगों को वीज़ा देना ही बंद कर दिया है। आप देखोगे अदर कंट्रीज को, पाकिस्तान को बांग्लादेशीज वीज़ा रिफ्यूज़ल है यूएई के लिए। एक टाइम था 2024 में इंडिया को भी वीज़ा रिफ्यूज़ल आने स्टार्ट हुए थे, इतना क्राउड हो गया है। पर इसके लिए एक सोल्यूशन क्या है? देखो, टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाओगे आप, टूरिज्म कंपनी को नहीं बताओगे, ट्रैवल एजेंसी को नहीं बताओगे कि मैं टूरिस्ट वीज़ा लेकर जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, बट सिंगल वीज़ा उसने आपको वीज़ा दे दिया और आप वहाँ पे ओवर स्टे हो गए और वो ट्रैवल एजेंसी ने आपका पेनल्टी भी भर दिया। बट आगे जाके आपको किसी ऑफिशियल कंपनी ने हायर कर दिया, बट आपको यूएई में कभी लोन नहीं मिलेगा। आपके पैन कार्ड वहाँ पे जैसे कि इंडिया में पैन कार्ड है ना, वहाँ पे भी आपका एक सिविल रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वो सिविल रिकॉर्ड में आपका रिमार्क आ जाएगा कि आपने यहाँ पे वीज़ा कन्वर्जन किया है। तो इसके लिए शॉर्टकट्स क्या है? देखो, आप जाओ टूरिस्ट वीज़ा लेके जॉब सर्च करो, बट एम्प्लॉयर को जल्दी रहती है कि नहीं, अभी आप आए हो, तुरंत आप यहाँ से काम स्टार्ट करो और आपका मैं इंटरनली वीज़ा कन्वर्ट करके देता हूँ। बट वहाँ पे एम्प्लॉयर को बोलना है कि मैं इंडिया कंट्री एग्जिट करता हूँ और फिर आप मेरा वर्क वीज़ा डालो, फिर वर्क वीज़ा लो, फिर ट्रैवल करो। तो आपका जो टूरिस्ट वीज़ा पे आप आए थे वो एग्जिट हो गया लीगली, और आपका बाद में आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, फिर आपने एंट्री कर लिया। कुछ मंथ्स अगो एक दुबई केस आया था हमारे पास, वेर लेडी वो भूल गए थे, डिपेंडेंट वीजा पे वो गए थे एंड देन वो भूल गए थे रिटर्न आने के टाइम वो वीजा क्लोज करके आना। तो उनका डिपेंडेंट वीज़ा था, उन्होंने एक कंट्री तो एग्जिट की, बट वहाँ पे कैसा इमिग्रेशन में बताना पड़ता है डिपेंडेंट वीज़ा है कि मैं कंट्री एग्जिट करी, तो उनके सिस्टम में दिख रहा था और उसके वजह से उनके टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे थे। तो ये सीन है। तो वो एक एक चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं पता करते, उस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। बट आगे अगर किसी को विजिट वीज़ा पे जाके जॉब सर्च करना है, उसको मैं एक रेकमेंड करता हूँ, यूएई में बहुत छोटे छोटे ना इंस्टीट्यूट रहते हैं जिसमें फीस रहता है, किसी में 5 लाख है, किसी में 6 लाख है। यूएई में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है, अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ यूएई में एंटर करते हो ना, आपको फर्स्ट डे से वर्किंग राइट्स आ जाते हैं, दैट इज फुल टाइम वर्किंग राइट्स है। तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे कैसे आपको डिग्री भी मिल जाती है और ऑनलाइन अटेंडेंस भी लगाना होता है, जहाँ पे जाके आप अटेंडेंस लगाओ और आप डायरेक्टली जाके कहीं पे भी जॉब ढूंढ सकते हो। और उसमें एक चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, कोई कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दिया तो आपको पेनल्टी भी नहीं लगती, वो इजी कन्वर्जन हो जाता है। बिकॉज स्टडी वीज़ा में आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, बिकॉज कॉलेज आपको एनओसी दे देता है, वो आपको एमिरेट्स आईडी आ जाते हैं, तो उसमें आपको ओपन वर्क परमिट के राइट्स आ जाते हैं, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। फिर यहाँ पे हसल फ्री हो जाता है, आप किसी एजेंट के सहारे नहीं जाते, एजेंट को किसी को पैसे नहीं देने के, जिसमें फ्रॉड होता ही नहीं है, जिसमें आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने कॉलेज को फीस भरा, आपने वीज़ा लिया, अंदर गए और आपके रेफरेंसेस बन गए और आपको जॉब मिलना ईजी हो गया। और ये कॉलेजेस हेल्प भी करते हैं आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए, फुल टाइम जॉब ढूंढने के लिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूट है, अगर आपको एडमिशन्स लेना है और कोई आपको क्वेश्चन है तो आप रीच आउट कर सकते हैं। सो नाउ दैट हमने वीज़ा के बारे में तो बात कर ली, तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप कुछ बताओगे? देखो, अर्लियर देखोगे ना, 2024 से डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम थे। देखा जाए तो आपको एक पासपोर्ट पेज चाहिए, फ्रंट एंड बैक, आपका फोटोग्राफ, पैन कार्ड, बस आप वीज़ा फीस भरो और आपका वीज़ा आ जाता है। 2024 से यूएई गवर्नमेंट को पता चला कि भाई लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं और बहुत सारे ओवरस्टे हो रहे हैं, तो उन्होंने रूल चेंज कर दिए। उस टाइम बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स भी हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, कन्फर्म एयर टिकट चाहिए, पासपोर्ट कॉपी फ्रंट एंड बैक, आपका पासपोर्ट का कवर पेज चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, डमी बुकिंग डालते हैं, सपोज किसी का फ्रेंड है वहाँ पे जाना है पर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसके बाद एमिरेट्स आईडी नहीं देना चाहते, वो होटल बुकिंग, डमी होटल बुकिंग आप यूज कर सकते हो, पर कंफर्म एयर टिकट होना बहुत मैटर करता है। देखो, यूएई वीज़ा 24 घंटे में ही इशू हो जाता है, बट एजेंसीज क्या करती है, वो आपका एप्लीकेशन होल्ड करके रखते हैं, बिकॉज इसमें कैसा है, इमरजेंसी में जाना है तो ये प्रायोरिटी वीज़ा करो, सुपर प्रायोरिटी वीज़ा करो, और जिसको नॉर्मल में जाना है उसका वीज़ा 3 दिन बाद पंच कर देते हैं, तो वो तब तक आपका टिकट होल्ड नहीं हुआ तो वीज़ा आपको रिफ्यूजल आना ही आना है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे है, अभी सोशल मीडिया होने के बावजूद लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते नहीं करते, पर जब भी जाते हैं तभी ये चीज़ें नहीं देखते, और आप पकड़ के चलो 8 से 10 हज़ार आप डाल रहे हो और 1 लाख का टिकट बुक कर रहे हो और आपका वीज़ा ही नहीं आ रहा, तो वो सब वेस्ट हो जाता है। अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वर्क वीज़ा।
बहुत सारे लोग हैं जो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं फॉर वर्क वीजा, सो टेल अस अबाउट दैट। देखो पहले तो वर्क वीज़ा जो है इसमें दो टाइप है, आप ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब। अभी ब्लू कॉलर जॉब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, बट ये लोग क्या करते हैं, अभी एजेंट के पास गया, मैं एजेंट के पास गया, अभी मुझे फ्रांस में जॉब चाहिए, मुझे पोलैंड में जॉब चाहिए, एक पैकेजिंग का जॉब है जिसमें पोलैंड में जाऊंगा मैं, 60,000 सैलरी है, उसके लिए मुझे खर्चा आएगा 10 लाख रुपए। देखो एजेंट्स क्या करते हैं, पहले तो आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट किसी भी एजेंट को रखने देना नहीं है, आपका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये लोग क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, आपसे 5-6 लाख रुपए ले लेते हैं, फिर बाद में अरे अपॉइंटमेंट नहीं है, ये नई चीज़ नहीं है, इससे आपके साथ फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज़ वेरीफाई क्या करना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, पहले मैं आपको बताता हूँ। वर्क वीज़ा, देखो अभी कोई भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो यूके में, अभी यूके में मेरा एक खुद का होटल है, अभी मुझे 5 स्टाफ हायर करने हैं। इसमें अगर मुझे स्टाफ हायर करना है ना, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, पहले आपके कंट्री में कौन है क्या उस प्रोफाइल के लिए, जो सूट करता है आपके लिए उसको हायर करो, अगर उस प्रोफाइल के रिलेटेड नहीं है तो आप बाहर के लोगों को हायर कर सकते हो। जिसमें मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मुझे अभी सपोज एक 2 वेटर की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, एक पेपर में ऐड दूंगा, एक बैनर्स लगाऊंगा, गवर्नमेंट को बताऊंगा ये ऐड में रन कर रहा हूँ, जिसमें मुझे 5 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, 5 वेटर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें फिर ये ऐड 2 से 3 महीना चलता है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि मैंने इतने इतने इंटरव्यूज़ लिए, मेरे प्रोफाइल के रिलेटेड कोई फिट नहीं हो रहा है, तब जाके मुझे गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक टैक्स भरना है। वो टैक्स भरने के बाद मेरा वर्क परमिट इशू होगा, फिर मैं वो बंदे को हायर कर सकता हूँ। देखो इतनी प्रोसेस होने के बाद अचानक से आपको एजेंट बोलता है यहाँ पे 10 पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे 20 पासपोर्ट है, कैसे पॉसिबल है? तो आप पहले पैसे क्यों मांगते हो? ऑफिशियली ये वर्क वीजा में गवर्नमेंट नहीं बोलती कि जो बंदा आप हायर कर रहे हो उससे कोई आप चार्जेस लो, बिकॉज आपको रिक्वायरमेंट है, आप ले रहे हो, तो उससे आपने चार्जेस किस हिसाब से ले? तो आप कोई भी चार्जेस पे करते हो, चलो अभी ये थर्ड पार्टी है वो उसका चार्जेस लेता है, बट आप पहले पैसे दे देते हो, आप ना वर्क परमिट वेरीफाई करते हो ना कुछ नहीं, तो आप वर्क परमिट बिना वेरीफाई किए फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, और उसमें लिख के नहीं आता कि आपके डॉक्यूमेंट फ्रॉडलेंस है। फिर वो एजेंट बोलता है अरे हमने इतना वीज़ा फीस भरा, हमने लॉयर का फीस दिया, तो आपने 10 लाख दिए, उसमें से आपका 5 लाख रिफंड, आपके साथ तो फ्रॉड हो गया और आपको ये पता ही नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो आप वेरीफाई करते क्यों नहीं? डॉक्यूमेंट वेरीफाई इमिग्रेशन नहीं करता, आपके पास वर्क परमिट आता है तो आप इमिग्रेशन से वेरीफाई करवाते हो क्या? किसी एजेंट से वेरीफाई करवाते हो कि भाई मेरा ये वर्क परमिट कितना वैलिड है? नहीं करते। आप यहाँ पे होटल में शेफ हो और आपको वहाँ पे किचन हेल्पर के लिए बुलाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स में भी मिसमैच है, डॉक्यूमेंट फ्रॉडलेंस बना लेते हैं। तो ये चीज़ें से आपको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे आप अवॉइड कर सकते हो। तो गाइडेंस लो। देखो कोई भी आप कंसल्टेंसी में कॉल करते हो, आपको गाइडेंस फ्री में दिया जाता है, जहाँ पे पेड गाइडेंस है आप वहाँ पे बात करो। अगर आप 5 से 10 लाख डाल रहे हो और उसके लिए आपको 5 से 10 हज़ार का किसी से कंसल्टेशन लेना है, जिससे आप चीज़ें अवॉइड कर सकते हो रिफ्यूजल और फेक एजेंट से, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। तो आपके हिसाब से अगर आसानी से वर्क परमिट चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो पहले तो कोई भी कंपनी का आपको वर्क परमिट आता है तो आप ऑनलाइन देखो, इंडीड पे देखो, ऑनलाइन सर्च करो कंपनी कितनी जेन्युइन है, कंपनी का लाइसेंस इमिग्रेशन होल्ड करता है कि नहीं, ऑनलाइन सब चीज़ें मिल जाती है। अगर नहीं है आपको ये सब चीज़ें ढूंढने के लिए आपके पास टाइम है, तो ऐसे कोई अच्छे एजेंसी से हेल्प ले लो जो आपको वेरीफाई करके दे सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन है, लाइक कोई वर्क वीज़ा देख रहा है बट उसको कुछ जेन्युइन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो? डेफिनेटली। देखो अभी कोई ग्रेजुएट है जिसमें यहाँ पे मार्केटिंग किया है, कोई आईटी का यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है, उसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, अभी वो वर्क वीज़ा देख रहा है। देखो किसी एजेंट के पास जाके आप 10-15 लाख दोगे वाइट कलर जॉब के लिए और आपको पता भी नहीं है फ्रॉड होगा कि सच है, ठीक है, उससे बेटर आप यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करो। देखो कोई भी कंट्री में आप, जैसे कि यूरोप यूके कंट्रीज में पकड़ लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूएस है कनाडा है, वो कंट्री में आप कोई स्टडी के लिए जाते हो, उसके साथ ही साथ आपको पार्ट टाइम जॉब के राइट्स तो आते हैं, उसके साथ आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है, जिसमें आपने सपोज 10 लाख या 15 लाख इन्वेस्ट किए है, उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब करके तो आपका खुद का एक्सपेंस निकाल सकते हो, उसके बाद आपको फुल टाइम 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जिससे आप जॉब कर सकते हो, फुल टाइम जॉब कर सकते हो, आपके रिलेटेड फील्ड में काम कर सकते हो, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना आप डबल इन्वेस्टमेंट निकाल भी सकते हो।
विथ इंटरनेशनल डिग्री, और वहाँ से रह के आप ऑस्ट्रेलिया पीआर डालो बिकॉज आपके पॉइंट्स बढ़ गए, कनाडा पीआर डालो, न्यूजीलैंड पीआर डालो, ये ऐसे पाथवेज भी है। पर ऐसे पाथवे नहीं करते बिकॉज अरे मुझे तो पढ़ने का अभी मन नहीं है, मैंने पढ़ने मुझे 3 साल का गैप हुआ पढ़ने के बाद, अभी मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। देखो यूरोप और यूके और बाकी इंग्लिश कंट्री में देखा जाए ना, तो यहाँ पे पढ़ाई थ्योरेटिकल नहीं होती। आपको हफ्ते में 3 बार कॉलेज जाना है, प्रोजेक्ट लिखने हैं, आपका पढ़ाई हो गया, डन। कहाँ स्ट्रगल करना है, बाकी टाइम आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना है और आप खुद के पैसे भी दे डालो। आप देखोगे आप बहुत सारे बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक है, बहुत सारे बैंक है जो आपको एजुकेशन लोन इजीली देते हैं, दैट इज नॉन कोलेटरल। देखो कोलेटरल और नॉन कोलेटरल लोन होते हैं। कोलेटरल में आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रहती है, अरे मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो नॉन कोलेटरल लोन मिल जाता है। आपका सिबिल रिकॉर्ड और कोई गारंटर रह जाता है तो आपको 30-40 लाख का लोन तो आराम से मिल जाता है। अभी 40 लाख का लोन देने के बाद आपका 1 साल का स्टडी है, 1 साल का स्टडी करने के बाद 1 साल का टेन्योर मिलता है। 3rd ईयर में ईएमआई स्टार्ट होता है, दैट इज 20,000 to 25,000 पर मंथ। तब तक आपकी सैलरी 2 लाख 3 लाख तक हो जाती है। और ये 20 साल के लिए भी ले सकते हो, 15 साल के लिए भी एजुकेशन लोन ले सकते हो, और जिसमें आपको सिक्योरिटी है कि भाई मेरे जेब से पैसे नहीं गए, एजुकेशन लोन हुआ, मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, मुझे पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जॉब भी मिला, इंटरनेशनल डिग्री भी हो गई, और मेरे पीआर के पॉइंट्स भी गैदर हुए जिससे मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के लिए पीआर के लिए ट्राई कर सकता हूँ। तो यही सबसे बेस्ट पाथवे है। थर्ड पार्टी एजेंट ही नहीं, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, एडमिशन लिया, आपको एंट्री मिल गई और लीगल पाथवे से आप काम करना स्टार्ट कर दिए। तो अभी आपको पता चल गया अगर आप वर्क परमिट ढूंढ रहे हो तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है इन अ लीगल वे। अभी लाइक वी बोथ आर रनिंग दिस बिजनेस, हम काफ़ी 7 years से इस बिजनेस में हैं जेएम वीज़ा सर्विसेज में। सो काफ़ी सारे ऐसे मिथ होंगे, काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉड्स होंगे जो आपकी नज़र में आए होंगे, तो कैन यू डिस्कस दैट? डेफिनेटली। देखो इसमें पहले तो बहुत सारे फेक वर्क परमिट हमारे पास आए थे जो लेकर आए, सर मुझे वीज़ा करना है। जैसे कनाडा है, कनाडा में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते, वर्क परमिट आपने डुप्लीकेट बना के दिया, एजेंट ने एप्लीकेशन डाला, बायोमेट्रिक हुआ तो कैंडिडेट को लगता है कि मेरा बायोमेट्रिक हो गया है, मेरा अभी वीज़ा आ जाएगा, बट नहीं। मेरे पास ऐसे भी लोग आए जो डुप्लीकेट वीज़ा स्टिकर करके आए थे। तो ऐसे भी फेक वर्क परमिट है, यूरोप के फेक वर्क परमिट है। यूरोप का वर्क परमिट दिया पर उनको पता ही नहीं कि अपॉइंटमेंट्स नहीं है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में इंडियंस के लिए वर्क परमिट के अपॉइंटमेंट्स नहीं है, ये वेरीफाई नहीं करते, डायरेक्टली वर्क परमिट लेकर आते हैं। तो उसमें क्या 3 लाख रुपए गए। अभी वो बोलेगा वर्क परमिट तो मैंने इशू किया, मैंने मेरा काम कर दिया, लॉयर ने उसका काम कर दिया, अभी आई दिस इज नॉट रिफंडेबल, आप क्या आपसे एग्रीमेंट बना के ले लेते हैं। तो वैसे सब चीज़ें जिससे बहुत बहुत सारी चीज़ें, लोग मार्केट में बहुत फ्रॉड है वर्क परमिट के नाम से। तो ये प्लीज़ मैं बहुत सारे लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ कि बिना वेरीफाई किए डॉक्यूमेंट्स मत देखो। मैं ये वर्क परमिट के बारे में एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास्ट क्लाइंट के साथ हुआ था। देखो एक लड़का था जिसने 15 लाख एजेंट्स को दिए और उसको यूके का वर्क परमिट मिला। अभी वहाँ पे जाने के बाद पता चला वो कंपनी ही नहीं है। 15 लाख गए, अभी 15 लाख दे के आए, एजेंट ने फ़ोन उठाना बंद किया। ये जो एजेंट्स है ना, ये उनके ऑफिसेज लोकेट करते रहते हैं। 15 लाख मिला एक एजेंट से, एक क्लाइंट से, बस हो गया। जहाँ पे यूके में क्या होता है, टेम्पररी कंपनी रजिस्टर होती है। कंपनी रजिस्टर करने का तो ऑनलाइन दिखता है, बट उसका वेरिफिकेशन होने तक 3-4 महीने निकल जाते हैं। अभी ये 3-4 महीने में मस्त अपना वर्क परमिट इशू करते हैं और क्लाइंट्स को देते हैं स्पॉन्सरशिप, जिसको कॉज बोला जाता है। और उसमें लोग अंदर आते हैं, इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, बाद में पता चलता है कंपनी ही नहीं है, बाद में कंपनी ने ले ऑफ कर दिए। जैसे कि एक कनाडा में आपको बताता हूँ, मैं एक होटल मैनेजर को हायर किया था। अभी उसको एलएमआई, कनाडा में वर्क परमिट को एलएमआई बोलते हैं, जिसमें उसको हायर किया। 1 महीना बंदे ने अच्छे से काम किया, 1 महीने बाद ओनर का बिहेवियर चेंज हो गया कि नहीं यहाँ पे आप ये काम नहीं कर रहे, आपको डेजिग्नेशन ये करना है, आपको वॉशरूम साफ करना है। उसने उससे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया। अभी उसके पास राइट से इमिग्रेशन को बताने के लिए कि जो मैंने कैंडिडेट हायर किया है वो अभी काम नहीं करना, आई हैव राइट्स टू ले ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बंदा आ गया 25 लाख देके कनाडा में, ताकि वो अभी मैनेजर लेवल मेरे पास जॉब है, 3 साल जॉब करूंगा, बाद में पीआर फाइल करूंगा और बाद में डिपेंडेंट पे फैमिली पे कोई बोलूंगा। अभी वो जो होटल है उसका काम ही है एवरी ईयर 5 लोग लेना, 5 लोग को ले ऑफ करना, बाद में फिर से 5 लोग आएंगे, 25-25 लाख मिलेंगे। उसके बाद फिर उसका तो काम चल रहा है, बट आपको अभी आपका वर्क परमिट कैंसिल हो गया। अभी वर्क परमिट कैंसिल होने के बाद आपको विद इन 2 मंथ्स कंट्री लीव करनी, बिकॉज उसने तो इमिग्रेशन में बता दिया मैंने उसको निकाल दिया काम से। आपके 25 लाख गए और वहां पे आप उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते, बिकॉज दूसरे कंट्री में आपको राइट्स नहीं पता, लीगल वे नहीं पता।
तो कई रेफरेंस थ्रू मेरे पास आया, सर अभी मेरा ऐसा-ऐसा हुआ, तो मैंने उसको इमिग्रेशन में एक फ़ाइल करके दिया कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो उसको जो 2 साल का क्लोज़ वर्क परमिट है उसका जो होटल का, इमिग्रेशन ने उसको 2 साल का ओपन वर्क परमिट दिया। तो चलो अभी वो कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसका पीआर का भी टाइम आ जाएगा, तो वैसे चीज़ें होती हैं। अभी जैसे कि मैंने वर्क परमिट का तो आपको बता दिया, मैं अभी आपको एक पीआर का एक केस बताता हूँ। एक कपल है कनाडा में जिसका मैंने पीआर लगाया था, तो वो कनाडा में रहते थे पर उनको शादी नहीं करना था, बट उन्होंने इंडिविजुअल पीआर डाल दिए थे। इंडिविजुअल पीआर डाले थे तो उसमें लड़के का तो पीआर हो गया, लड़की का पीआर नहीं हुआ। अभी वो केस मेरे पास आया, सर अभी मेरा पीआर नहीं हुआ, इसका तो पीआर हो गया, बट हमें मैं बोला कि आप शादी कर लो पीआर के लिए, तो बोलते नहीं सर शादी नहीं करनी बिकॉज हमारे अलग प्लान्स हैं। तो फिर वहाँ पे कनाडा में एक ऑप्शन है कॉमन लॉ रिलेशनशिप। मैंने उनका कॉमन लॉ रिलेशनशिप में वीजा पीआर एप्लीकेशन डाल दिया जो डिपेंडेंट पीआर है, बट उसमें शादी नहीं हुई तो भी पीआर हो जाता है, जिसमें वो 2 साल से एक साथ रह रहे थे, जिनके उनके फोटोज आ गए, यूटिलिटी बिल्स आ गया, टेनेंसी एग्रीमेंट आ गया, उन्होंने जो बिल्स पे किए थे एक दूसरे को ट्रांजेक्शन किए थे, जिसमें कॉमन लॉ रिलेशनशिप प्रूफ हो गया और उनका पीआर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ था। तो ऐसे भी मिथ्स है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे पीआर करना है, कैसे क्या है क्या नहीं। अभी इतनी सारी डिटेल्स तो हमने आपसे शेयर कर ली अबाउट ऑल द कंट्रीज एंड वीज़ाज। हम अब आपको बताएंगे कि जेम वीज़ा सर्विसेज की शुरुआत कैसे हुई। तो देखो जेम वीज़ा सर्विसेज शुरू करने के लिए बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि मैंने मेरा बैचलर डिग्री कंप्लीट किया थ्रू केमिकल इंजीनियरिंग। सो आफ्टर दैट मैं आई स्टार्टेड वर्किंग इन केमिकल इंडस्ट्रीज। अनफॉर्चुनेटली मुझे स्किन एलर्जीज हुए तो आई लेफ्ट माई जॉब। सो फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला कि ये इंडस्ट्री में काम करने का, और आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू अदर कंट्री, जहाँ पे मैंने देखा कि लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, वीज़ा के लिए क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। उस हिसाब से मैंने ये शुरुआत की कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, कि एजेंट्स उसके पैसे कमाने के पीछे है, लोगों को नहीं पता है कि वीज़ा में क्या डालना है, लोग उनकी फैमिली है, लोगों के ऊपर पासपोर्ट पे बैन हो चुका है फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स में, सही रास्ता नहीं मिल रहा, एडवांटेज नहीं समझ रहे, डिसएडवांटेज क्या है ये वीज़ा के या कंट्री ट्रैवल करने के लिए, वीज़ा आने के बाद भी डिपोर्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए मैंने फिर इस चीज़ में कोर में नॉलेज इकट्ठा करने के बाद ये हमने वीज़ा सर्विसेज स्टार्ट किया है। अभी अब देखा जाए तो 7 साल का एक्सपीरियंस है, हमने ऑलमोस्ट 1000+ वीज़ा सक्सेसफुल किए हैं। रिजेक्शन रेशियो बहुत कम है, अब देखा जाए तो यू कैन जस्ट चेक आउट आवर वेबसाइट, जहाँ पे अच्छे खासे रिव्यूज़ हमने गैदर किए हैं। तो अभी जो भी आपको जयेश ने बताया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, सो यू शुड थैंक्स मी रिगार्डिंग दिस। आफ्टर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, I thought of doing a abroad education, so I went to London for my masters. At that time we decided to have a website, have our own company, have our own office, and hence we started all these things. Even I am very keen to travel to all the countries, so to understand the rules and regulations, how are we submitting the visa, how are we सबमिटिंग द डॉक्यूमेंटेशंस, एंड उन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम दूसरों को भी हेल्प कर पाते हैं। गोल बहुत ही सिंपल है हमारा कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमारे एंड से उनको कुछ फ्रॉड ना हो या वो कोई किसी भी गलत चीज़ में ना फंसे, एंड हमारे एंड से हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखें। वर्ल्ड वाइड अभी जो भी सिनेरियो चल रहा है उसके बावजूद भी हमारे पास अच्छे खासे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो हमें रेफरल थ्रू आते हैं। जो भी आप सोशल मीडिया में देखते हैं, जो भी सिनेरियो अभी आपको दिखाया जाता है, वैसा एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैवलिंग स्मूथ चल रहा है, वीज़ा स्मूथ चल रहे हैं, थिंग्स आर फाइन। तो फिर जयेश, तुमको क्या यूथ को मैसेज देना है? देखो, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से आप आपका कंफर्ट जोन, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली को छोड़ के अगर बाहर नहीं जा सकते तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। वैसे तो डिस्कस करने के लिए वी हैव एंडलेस टॉपिक, एंड लाइक दुबई गोल्डन वीज़ा, यूएस वीज़ा, कनाडा वीज़ा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है जिसमें मैंने मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आगे जाके भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस बनाएंगे जिसमें अभी बहुत सारे टॉपिक है। एग्जांपल आप पकड़ के चलो, यूएस वीज़ा है, दुबई के गोल्डन वीज़ा के रूल्स है, जिसमें एक अलग से टॉपिक बन सकता है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल आपका एक्सेस करवाना है, वी हैव आवर ऑफिस इन नवी मुंबई।
You can call us or you can also personally visit us. We are always available for you. Thank Okay. you so much Thank for you. being a lovely audience. Thank you We'll so come much. soon. Do like, subscribe and share.